मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जियोलॉजी का क्लास बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक ही बैच में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जो कि एक ही प्लेलिस्ट में बैच की सारी वीडियोस पोस्ट की जा रही है, अपलोड की जा रही है। डिले हो रहा है लेकिन अब डिले नहीं होगा, परमानेंट चलेगा क्लास, ठीक है। परमानेंट 7 बजे जो है क्लास चलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले पिछला क्लासेस को देखना है, बिकॉज जब तक आप पीछे का क्लासेस को नहीं कंप्लीट कीजिएगा तब तक आगे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। आई नो, मुझे पता है कि मैं क्लासेस को बहुत लंबा लंबा नहीं करने वाला हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे, मतलब छोटी छोटी क्लासेस रहेगी। ये भी क्लास कोई बड़ी क्लास नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं, तब क्यों ना आपको मैं इस टाइप से पढ़ाऊँ कि आपके पास ओवरलोड है, तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, भाई कोई भी विषय का लोड तो लोड होता है ना, पढ़ना तो पढ़ना है ना। लेकिन आप सभी को पता होगा थोड़ा सा मेरा अंदाज हट के है, चाहे कोई भी विषय पर मैं उतर जाऊँ पढ़ाने के लिए, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी विषय, यदि मैं उतर गया उस फील्ड में पढ़ाने तो मेरा अंदाज अलग हो जाता है। तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ बात कहता रहता हूँ कि देखो, जो वीडियो में जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसको मैं खुद बोलता हूँ कि आप इसे नोट कर सकते हैं, और जो नहीं रहता है उसे मैं खुद बोल देता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, केवल वीडियो देख लो, याद हो जाएगा। तो क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस है। तो सेम इस वीडियो में भी आपको किसी प्रकार का कोई भी नोट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा इमेजिन करके आपको ऐसा कुछ बता दूंगा ना, ऐसा कुछ बता दूंगा कि आपको नोट्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने मुताबिक कुछ नोट्स को लेना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ से पॉइंट्स को लिखना चाहते हैं कॉपी में, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें मैं रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पता है आपको, पिछला वीडियो जो था वो था मिनरलॉजी यानी कि खनिज विज्ञान पे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो खनिज विज्ञान मैंने पढ़ाया वो खनिज विज्ञान महज एक झांकी था, पिक्चर तो अभी बाकी है इस साइड में, ठीक है। तो भाई मैं बता दूं, इकोनॉमिकल जियोलॉजी आज का मेरा टॉपिक है, और मैं आपको पूरे जियोलॉजी क्लास 12th का यदि हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो ऐसा माना जाता है कि भाई 60% 60% जो सवाल है वो आपका पेट्रोलॉजी से आता है, उसके अंतर्गत पेट्रोग्राफिक नोट्स आते हैं और भी बहुत प्रकार से जाते हैं। लेकिन एक और आता है हमारे पास खनिज की, तो खनिज की यानी कि मिनरलॉजी, ये मिनरलॉजी चैप्टर से हमारे पास 40 मार्क्स के प्रश्न बन जाते हैं, यानी कि 2 क्लासिफिकेशन हम लोग कर दे रहे हैं। अब इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है भाई साहब, मिनरल डिपॉजिट्स, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ कहाँ इन लोग का ऑक्यूरेंस है, ये सब पाया जाता है, कहाँ कहाँ सारे खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन है। खनिजों का क्लासिफिकेशन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, बट यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि किन किन खनिजों का स्रोत क्या है। भाई देखिए, क्लास में आना और सीधा टॉपिक पे बात करना ये कोई पॉइंट नहीं होता, उससे पहले आपको आगे पीछे के बारे में बताना पड़ता है। तो वो पॉइंट पहले समझिए कि भाई यदि हम लोग खनिजकी स्टार्ट किए हैं तो खनिजकी में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी था। तो बेसिक क्लासेज जो हो रही है आपको उसको देखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखो, इस वाले पॉइंट में हम लोग खनिज कहते किसे हैं, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, कि कोई भी अकार्बनिक पदार्थ जो हम धरती के अंदर से खन कर, यानी कि खनन माइनिंग विधि द्वारा हम क्या करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, जो अकार्बनिक होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो खनिज में हम लोग 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन किए थे, उधर प्राथमिक चट्टान, द्वितीयक चट्टान, एक और पढ़े थे हम लोग, मतलब प्राथमिक खनिज, द्वितीयक खनिज। इसके बाद खनिज में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज भी मैंने क्लासीफाई किया था। इसके बाद सेल निर्माणकारी खनिज और सामान्य खनिज, ये सारे खनिजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आर्थिक चीज़ क्या होता है, पहले इस पॉइंट को समझिए। फॉर एग्जांपल, यदि आप आगे अभी क्लास 12th में हैं, आप आगे की पढ़ाई करना सोचेंगे, मान लीजिए किसी का सपना होगा मेडिकल लाइन में जाने का, तो वो इंसान क्या सोचेगा कि नहीं हमको मेडिकल लाइन में जाना है। तो घर वाले क्या बोलते हैं कि नहीं बाबू, मेरा ना आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही ये आता है कि आर्थिक स्थिति मतलब क्या, आर्थिक मीन्स क्या, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल जियोलॉजी चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? इकोनॉमिकल जियोलॉजी, आर्थिक भूविज्ञान। तो आर्थिक मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब होता है अपना पर्सनल जो संपत्ति है, जिसका यूज़ हम लोग अपने दैनिक जीवन में या अपना जो भी व्यवहारिक जीवन है उसमें हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास, यदि आप देखोगे बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे यहाँ पर। आर्थिक भूविज्ञान में आप देख लो, सेम चीज़, जो मार्कर इंक से मैं लिख रहा हूँ ये भी तो प्राकृतिक है ना। यहाँ पर कौन इंसान जो है अपने से बनाया, दुनिया में कोई भी चीज़ देख लीजिए, इस पूरे मिनरलॉजी में, खनिज में आपको केमिस्ट्री इन्वॉल्व मिलेगा। आप जिस फोन से देख रहे हैं, क्या वो इकोनॉमिकल जियोलॉजी नहीं है? क्या वो जियोलॉजी, मतलब समझो कि जियोलॉजी धरती के अंदर से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, भूगर्भ। और आर्थिक मतलब कोई ऐसा खनिज जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में करते हैं, उसी को हम लोग आर्थिक भूविज्ञान कहते हैं। तो ऐसा हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि भूविज्ञान की वह शाखा, भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होने वाले खनिजों के बारे में, तत्वों के बारे में, अयस्कों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग आर्थिक भूविज्ञान कहते हैं। तो भाई डिफिनेशन तो आपका इसी जगह पे सॉर्ट आउट हो चुका है। बस आर्थिक मतलब जो भी चीज़ हम यूज़ करें, याद हुआ कि नहीं हुआ एक बार में बता दो, ठीक है। जो भी यूज़ हम सामान कर रहे हैं, यदि वो खनिज के बना हुआ है, हमें ऐसा पता चल रहा है, तब भाई उसका तो यूज़ हम कर रहे हैं, तो भाई उसके बारे में तो पढ़ना पड़ता है ना। फॉर एग्जांपल कि जो ट्राइपॉड पे मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो ये ट्राइपॉड भी तो ऐसे नहीं बना हुआ है, ये भी तो स्टील का बना हुआ है ना, ऐसे कुछ करके ये सब बना हुआ है। इसके बाद आप देख लो, ट्रेन बना हुआ है, ट्रेन
ट्रेन का पटरी बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है? सब कुछ तो भाई खनिज का ही बना हुआ है ना। ये बात अलग है धातु को बांटेंगे, भाई खनिज ही है ना, बस इतना याद रखना। आप घर बनाते हैं उसमें आपका चूना पत्थर लगता है, बलुआ पत्थर लगता है ना, तो ये सारी चीज़ भी तो खनिज ही है ना। आप घर बनाते हैं बहुत सारे धातुओं का यूज़ करते हैं, वो भी तो खनिज है। इसके अलावा आप जो भी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में खनिज नहीं है क्या? ऐसे ही बन गया। टाटा कंपनी है आज के समय में, बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनियां हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बता रहे हैं कि आपने नाम सुना होगा एल्यूमिनियम का, लोहा का, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता क्या है सबसे मजबूत धातु क्या हो सकता है? लोहा। बोलता है इंसान कि लोहा है, लोहा मजबूत नहीं होता है। आप एक बात बताना कि ट्रेन का पटरी, ये सवाल हम लास्ट में आपको आंसर बताने वाले हैं। ट्रेन की पटरी किस चीज़ की बनी होती है? ट्रेन की पटरी किस चीज़ की बनी होती है? ये मेरा पॉइंट है, आप सभी से आप हमें जवाब देंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में जो हम लोग स्टार्ट जो कर रहे थे उसको जानना है आपको कि आर्थिक भूविज्ञान क्या होता है। आर्थिक भूविज्ञान हम अपने दैनिक जीवन में जो जो खनिजों का यूज़ करते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग आर्थिक भूविज्ञान यहाँ पे कह देते हैं। इसके बाद इसका उद्देश्य देखिए क्या क्या हो सकता है। उद्देश्य पर्पस क्या है भाई? आर्थिक भूविज्ञान एक साइंस क्यों बन जा रहा है? जो चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं वो एक साइंस क्यों बन जा रहा है? इसके पीछे पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है? तो देखो यहाँ पे बहुत ईजी है। आर्थिक महत्व के खनिजों का अध्ययन करना सबसे पहला उद्देश्य है कि भाई इकोनॉमिकल तरीके से, इकोनॉमिकल मिनरल्स जितने भी हैं, इकोनॉमिक्स मिनरल जितने भी हैं, मतलब उनका यूज़ हम लोग अपने रियल लाइफ में करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं। तो उन सारे खनिजों के बारे में हमें क्या ज्ञात करना है? संभावनाएं ज्ञात करनी है, उनका ज्ञान ज्ञात करना है कि भाई ये खनिज है तो इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो आर्थिक महत्व के खनिजों यानी कि जितने भी इससे संबंधित आर्थिक महत्व से संबंधित खनिज आएंगे सभी के बारे में हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो हेमेटाइट मतलब लोहा होता है। क्या लोहा का यूज़ आज के समय में नहीं होता है? मैक्सिमम चीज़ों के आप देख सकते हैं घर में ज़्यादातर एल्यूमिनियम और लोहा यूज़ होने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आर्थिक महत्व के खनिजों का ज्ञान होता है यहाँ पे। और ख में आता है खनिजों के गुण। कोई भी खनिज हम लोग मतलब उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले उसका ये किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि यदि गाड़ी लेने जाता है लोग तो सोचता है कि बाकी गाड़ी क्या लें, टाटा की दिखाइए। टाटा तो क्या है? कंपनी है। तो कंपनी क्या है? वो बढ़िया खनिज का गुण लाया है ना, कंपनी का तो नाम है टाटा, है कि नहीं? तो गुणवत्ता यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, अन्य खनिजों से संबंध ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगा अभी तक, आपने नाम सुना होगा लोहा का। किस चीज़ का नाम सुना? लोहा का। लोहा आपको पता चल गया। लोहा को हम लोग खनिज नहीं, इसको अयस्क बोल सकते हैं सीधा। लेकिन भाई खनिज या जो भी हम लोग मुख्य खनिज के रूप में अंदर से प्राप्त करते हैं वो ये, अच्छा देखो, अयस्क को मुख्य खनिज हम लोग बोल सकते हैं। भाई मान लो कि कोई भी चीज़ प्राप्त हुआ तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं कि यहाँ लोहा निकलता है। कभी सुने हो क्या कि ये दूसरा चीज़ निकल रहा है? अब इसका जो नाम है अलग, जो हम लोग धरती के अंदर से प्राप्त करते हैं उसको तो आप सभी को पता है हेमेटाइट होता है। एक मैग्नेटाइट भी हो जाता है कि नहीं? आगे बढ़ जाओ, इसी में आ जाता है मैग्नेसाइट भी हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नेसाइट। तो ये एक चीज़ आपको समझ आ रहा है कि ये 1 2 3 ये तीनों को हम जो है धरती से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इन सारी जो अयस्क हैं ये तीनों का संबंध किन से है? लोहा से है। तीनों का संबंध किन से है? लोहा से है। तो वही चीज़ है कि खनिजों का गुण, अब मान लीजिए कि तीनों से हम लोग जो जो लोहा बनाएंगे इन तीनों का जो क्वालिटी होगा वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुण और उनके अन्य खनिजों से संबंध के बारे में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। खनिजों की उपस्थिति की संभावना, कि मान लीजिए कि कोई एक इलाका में जो है एक खनिज, एक प्रकार का खनिज पाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि भाई देखो इस जगह पे है ना, तो बहुत सारे आज के समय में तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये पता चल जाता है कि भाई कहाँ जगह पे क्या क्या चीज़ है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि सर्वे करती है कि कहाँ पे कौन सा खनिज, कौन सा तत्व, कौन सा मिनरल उपस्थित है, कहाँ पे किसका ऑक्यूरेंस ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। खनिजों की उपस्थिति की संभावना जो है यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं। और एक इलाके में यदि पाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि झारखंड के झरिया धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला निकला जाता है। नंबर 1 भारत में सबसे ज़्यादा यदि कहीं पे कोयला का निक्षेप पाया जाता है। देखिए कोयला निक्षेप या खनिज निक्षेप, बात एक ही हो गया। खनिज निक्षेप में चाहे कोई भी खनिज हो सकता है, उसका निक्षेप मतलब होता है उसका बहुत बड़ा भंडार एक इलाके में पाया जा रहा है, तो बोलते हैं कि इसका ज़्यादा निक्षेप इस जगह पे है। इसके अलावा कोयला निक्षेप, तो कोयला निक्षेप की बात करें तो भारत में नंबर 1 जगह पे हमारा क्या आता है? झारखंड आता है। झारखंड का एक जिला है धनबाद, धनबाद के झरिया आता है, ठीक है। इसके बाद यदि आपको पता होगा कि पूरे विश्व में हमारा झारखंड पता है कौन लेवल पे? चौथा जगह पे, चौथा, समझाएगा। पूरे विश्व में भारत और झारखंड चौथे नंबर पे आते हैं कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से, समझ आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग संभावना से बता सकते हैं कि जब झरिया इलाके में तो झरिया के आसपास के क्षेत्रों में भी हो जाएगा, रानीगंज हो गया, है ना, है कि नहीं। इसके बाद आसपास जितने भी पॉइंट्स आएंगे आगे हम लोग देखते चलते हैं। उपयोग की जानकारी, मान लीजिए कोई भी खनिज हमें मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि भाई ये धातु वाली मतलब धात्विक खनिज है, पता चल रहा है अधात्विक खनिज है, लेकिन उनकी उपयोग की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो उनकी उपयोग की जानकारी हमें प्राप्त करना होता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा कंडीशन आता है, देखिए कोई भी इकोनॉमी को बचाने में
कम लागत होना चाहिए पहला स्टेप, और अधिकतम दोहन होना चाहिए, यही दूसरा स्टेप है। और यही एक होता है आइडियल मिनरल प्राप्त करने की विधि। मतलब आदर्श तरीके से हम लोग यदि कोई भी काम को कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, किसी प्रकार का हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है और हमें फायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कम लागत अधिकतम दोहन। आर्थिक भूविज्ञान में हम ऐसे ही चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करते हैं जो हमें सस्ते से मिल जाते हैं और उपयोग में काम बहुत ज़्यादा आते हैं। आप अपने घर में देखो, एकदम ईजिली देखो ना, लोहा होगा आपके घर में, एल्यूमिनियम होगा, है कि नहीं, मतलब इससे बनी हुई चीज़ें बहुत सारी होंगी। क्या आपको उसमें बहुत ज़्यादा पैसा देना होता है क्या? नो, पैसा बहुत कम लगता है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग कई एक तरीके से कर सकते हैं। दोहन तो भाई सस्ता क्यों है, कोई भी चीज़ सस्ता क्यों होता है, ये पहले दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए। आप इकोनॉमिक्स सोचिए अभी, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस जियोलॉजी दोनों सोचना है। तो भाई एक चीज़ दिमाग लगाइए आप कि आप कोई भी खनिज को ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कीजिएगा तो उसका मार्केट में उपलब्धि ज़्यादा हो जाएगा, और जब मार्केट में उपलब्धि ज़्यादा हो जाएगा तो वही सुने ना, तू बेचो 10 रुपये, हम बेच रहे हैं 5 रुपये, तू 5 रुपये बेचेगा, चल हम 4 रुपये बेचते हैं, ये वाला हालत हो जाएगा। मीन्स कि जितना ज़्यादा मिनरल्स या कोई भी सामान बाजार में जितना ज़्यादा उपस्थिति उसकी होती है, दाम घटती जाती है। तो वही चीज़ होती है कि जो जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाया जा रहा है वहाँ पर कम लागत तो होगा ही, लेकिन दोहन बहुत अधिकतम हो जाएगा। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जैसे भारत में अभी क्या मिलेगा आपको, सोना, प्लेटिनम, हीरा, ये सब बहुत क्या मिलते हैं, मिलते ही नहीं बहुत जल्दी, और मिल भी करेंगे बहुत महंगा रहेगा। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि उधर साउथ अफ्रीका तरफ आप चले जाओ, साउथ अफ्रीका तरफ, मतलब पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चले जाओ, उस साइड में आपको ये सब चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। सोना हो गया, है ना, प्लेटिनम हो गया, हीरा हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो उधर जिस प्रकार से इधर लोहा सस्ता, उस प्रकार से उधर वाला महंगा मिल जाएगा। तो वही होता है, आयात निर्यात के द्वारा इनका मान में वृद्धि होते रहता है। तो प्रोसेस यही है, फंडा यही है ओरिजिनल, ठीक है। तो जो चीज़ जहाँ पे है उसकी वहाँ की मूल्य निर्धारित की जाती है उसके उपस्थिति के हिसाब से, एक बात याद रखिएगा। तो अभी तक जो भी हम लोग आर्थिक भूविज्ञान में पढ़ाई किए वो पढ़ लिए, परिभाषा के बारे में और इसका उद्देश्य को भी हम लोग फाइनल कर लिए। भाई देखिए मेन मोटिव जो है, 5 उद्देश्य मैंने लिखा, क ख ग घ अंग, तो 5 उद्देश्य यहाँ पर ये काफ़ी हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसे पहले लिख लोगे, इसको यदि आप लिखना चाहते हो तो। अब मैं आपको एक चीज़ बताया अभी जस्ट कि भाई कोई भी यदि हम लोग माइनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, खनिजों को प्राप्त करना है, तो उसके लिए बहुत सारे हमारे भारत में संस्थाएं बनाई गई है। इंटरनेशनल लेवल पे संस्था नहीं होता कभी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सर्वेक्षण के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी संस्थाएं नहीं होती। मैंने क्या बोला, जैसे कोयला प्राप्त करना है तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कोई संस्था नहीं होगा। हमारा भारत है, हमारा भारत का अलग संस्था रहेगा, कोई दूसरा देश है उसके पास कोई दूसरा खनिज मिल रहा है, उसका एक अलग संस्था रहेगा। तो वैसे ही हमारे भारत के बहुत सारे संस्थाएं काम करती है। मान लीजिए ऐसा क्यों कि हमारे देश का मतलब खनिजों के बारे में कोई दूसरा नहीं जान सकता है, ऐसा इसलिए कि रिपोर्ट दिया जाता है कि हमारे आपके घर में कितना संपत्ति है, आप हमें बताओगे। मेरे घर में क्या है, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। तो ये आर्थिक है, आर्थिक मतलब धन है, क्या है धन, तो क्या मैं अपने धन के बारे में किसी को बताऊंगा, नो। तो वैसे ही कोई भी देश इंटरनेशनल लेवल का बना देगा तब तो वही हो गया कि जैसे अभी पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, तो पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है तो इंटरनेशनल टीवी न्यूज़ होते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ के हालत यहाँ भी दिखाते हैं, तो देखने में तो मज़ा आता ही है। लेकिन एक बात याद रखिए यहाँ पर कि भाई किसी और के घर के हाल हम लोग जान लेंगे तो देखने में मज़ा आएगा, है ना। तो रिपोर्ट सभी जगह पे फैल जाएगा, तो नहीं, कभी भी धन को छुपा कर रखा जाता है, प्लस को छुपा कर रखा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से हमारे भारत में बहुत सारे संस्थाएं हैं जो कि काम करती है इस फील्ड में। सबसे पहला हमारे पास आता है राज्यों के खनन एवं भूतत्व विभाग, है ना, राज्यों के खनन एवं भूतत्व विभाग, ठीक है। ये है हमारा पहला संस्था जो कि काम करता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ऑफ डिफरेंट स्टेट। क्या बोला मैंने, लिख सकते हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस मतलब खनन का विभाग है, एंड जियोलॉजी एंड इसी के बारे में भूतत्व हम लोग सीधा बोल सकते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। दैट मीन्स कि डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स पहला, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि पहला यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो, ये पूछ देता है एग्जाम में कि भाई ये बताइए ये किससे संबंधित है, मतलब जियोलॉजी के किस ब्रांच से संबंधित है, तो इसका नाम यदि दे सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास कि भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, क्या आता है, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है हमारे पास परमाणु ऊर्जा खनिज विभाग, परमाणु ऊर्जा खनिज विभाग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा खनिज विभाग 3 में आता है। तो इसमें आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक मिनरल डिवीजन, क्या बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक मिनरल डिवीजन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 4 जो कि है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसको हम बोल सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, समझ आ गया। इसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, क्या आता है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यहाँ पे हमारा आता है, जो कि है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, ठीक है ना, NMDC, भारतीय कोयला प्राधिकरण,
कोल इंडिया लिमिटेड, सीधा बोल सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। एक और आता है कोल माइंस ऑफ इंडिया, कोल माइंस ऑफ इंडिया CMI। एक आता है CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। इसके बाद हम लोग सीधा बोल सकते हैं यहाँ पे CMI यानी कि कोल माइंस ऑफ इंडिया। क्या बोल सकते हैं? कोल माइंस ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार के हमारे पास कुछ संस्थाएं हैं जो कि कोई भी एलिमेंट्स, दुनिया की कोई भी एलिमेंट्स पाया जा रहा है वहाँ पर, यदि उन सारे खनिजों में भारत में कोई खनिज है तो भारत के जितने भी खनिज, जितने भी तत्व, ये सभी का सर्वेक्षण विभाग यही है। यही 6 ऐसे विभाग हैं जो पूरे भारत में जितने भी प्रकार के खनिज प्राप्त होंगे धरती के अंदर में, पता लगाना है कि भाई किस जगह पे क्या क्या चीज़ पाई जा रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कौन देते हैं? हमारे ये 6 जो संस्थाएं हैं, 6 जो इंस्टीट्यूट हैं जो रिलेट करते हैं किससे? इकोनॉमिकल जियोलॉजी से। इसका नाम भी आप लिखिए तो यहाँ पे इकोनॉमिकल जियोलॉजी। आप चीज़ एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बुक्स में आपको केवल इकोनॉमिक जियोलॉजी देखने को मिल जाएगा, बात देखिए। लेकिन इकोनॉमिकल बोलते हैं थोड़ा बेहतर लगता है कि आर्थिक चीज़ों से संबंधित हमारा भूविज्ञान है। तो आप अब कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं कि भाई बताइए इकोनॉमिकली तरीके से जुड़ने वाले भूविज्ञान के अंतर्गत क्या हो सकते हैं? तो भाई कुछ पत्थर हो सकते हैं, सोचने वाली बात है ना। कुछ पत्थर हो सकते हैं जो हमारे काम के लायक हो सकते हैं, तो इकोनॉमिकल बोल सकते हैं उसको भी। हालांकि वो ऐसे खनिज नहीं हो सकते हैं, लेकिन पत्थर तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि चैप्टर का नाम है आर्थिक भूविज्ञान। तो आर्थिक चीज़ों से संबंधित जो भूविज्ञान से संबंधित है उसे हम लोग आर्थिक भूविज्ञान कहते हैं। परिभाषा डिक्लेयर कंप्लीट। देखिए कोई भी पॉइंट यदि हम बोल रहे हैं ना, तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको हर एक चीज़ लिखवाया ही जाए, ये भूल हो जाएगी बहुत बड़ी आपकी। मैं आराम आराम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा आज एनर्जेटिक, मतलब एक होता है ना चिल्ला चिल्ला कर बात करना, तो ऐसा मैं नहीं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, नॉर्मल मैं बातें करने जैसा आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आपको पहले नोट कर लेना है, और ये मैं कभी भी जब टेस्ट लूँगा तो मैं पूछ सकता हूँ कभी भी आपसे। तो क्या समझ आया? राज्यों के खनन एवं भूतत्व विभाग, इसके बाद आता है भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, इसके बाद आता है परमाणु ऊर्जा खनिज विभाग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और भारतीय कोयला प्राधिकरण। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ। 6 प्रकार के हमारे पास हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ऑफ डिफरेंट स्टेट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नंबर 2। नंबर 3 में यहाँ पे था DAMD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक मिनरल डिवीजन। इसके बाद 4 नंबर पे है ONGC, ठीक है, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। इसके बाद है 5 में कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके बाद है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि भारतीय कोयला प्राधिकरण, और कोल माइंस ऑफ इंडिया भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 होते हैं कोयले से संबंधित। देखिए इस पॉइंट में आज हम लोग के पास इतना ही पढ़ना था। अगला पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे खनिज की बेहतर से बेहतर परिभाषाओं के बारे में, उससे संबंधित जितने भी अयस्क होते हैं, मुख्य अयस्क होते हैं, खनिजों में अयस्कों की औसत प्रतिशत ज्ञात करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। आई होप दैट कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लासेस बहुत लंबा नहीं करना है, हंसते खेलते आपका हम सिलेबस सितंबर से पहले पूरा करवाने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा। एंड आप एक सलाह में दे सकते हैं कि यदि आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी हम क्लासेस उसका ऑलरेडी एक चैप्टर खत्म हो चुका है, क्लास 12 का बायो हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि सर बायोलॉजी के लिए भी ये कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।